तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 बना दिया है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा हो तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए बात करेंगे सेट 3 के क्वेश्चन आंसर की। तो पहला जो क्वेश्चन आपका हम सभी को पता है कि गद्यांश से रहता है, तो शांतिपूर्वक आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक करके इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपको आंसर देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है सारा का सारा मैं रीड करूंगा, सारा का सारा आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका गद्यांश है और गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जीवन की किस अवस्था को मनचाहे ढंग में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रीड कीजिएगा इसको, जब गद्यांश को पढ़ेगा तो यहाँ पे पहले ही आपका लिखा हुआ है कि बाल्यकाल मानव की वह अवस्था है जिसमें उसके जीवन को, ठीक है, मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। तो आपका उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। तो बहुत छोटा सा आपका गद्यांश रहेगा और गद्यांश से आप आसानी से 6 नंबर उठा सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार तो गद्यांश का आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो मैंने तो एक वर्ड में लिख दिया है, एक शब्द में लिख दिया, लेकिन आपको लिखना है किस तरह कि आप लिखिएगा पहले कि मानव जीवन की जो बाल अवस्था को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो देखिए छोटा सा उत्तर है यहाँ पे, विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता का मूल मंत्र संतुलित, ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास के लिए किया गया प्रयत्न, ये आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा जो भी मैं बता रहा हूँ गद्यांश का उत्तर आपको इस गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो गद्यांश से हर एक गद्यांश को पढ़िए, मॉडल सेट नंबर 1, 2, 3 तीनों का, और बहुत ही अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए। चलिए तो इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ बताना है नहीं गद्यांश में मुझे, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। ठीक है, तो हम सभी को सामान्य तौर पर इसका उत्तर भी पता है, लेकिन हम गद्यांश के माध्यम से बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर है। ठीक है, तो ये होता है आपका उत्तर। चलिए बात करते हैं खंड ख का, जो कि आपका 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें आपको 5 और 5 यानी कि 5 + 5 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि पहला जो आपका क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत समझने वाले बात है, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर उठाने का बात हो रहा है ना। तो क्या कीजिएगा, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा निबंध से, तो ध्यान में रखिएगा कि निबंध आपका एकदम आना ही आना तय है। तो एक निबंध आप कीजिएगा। ठीक है, निबंध कीजिएगा, निबंध 4-5 निबंध कर लीजिएगा, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। तीनों मॉडल पेपर में जितने भी निबंध बनते सारा निबंध पेपर को देखिए। ठीक है, एक्स्ट्रा और भी निबंध आप देखिए और लिखने का भी प्रयास कीजिए कि निबंध किस प्रकार से लिखें। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, तो उस पर आप लिख सकते हो। तो 5 नंबर आसानी से आपका हो जाएगा, जिसमें आपको 1-1.5 पेज लिखना है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन जो है, जो कि आपका एकदम आना तय है, वो है आपका लेटर। ठीक है, तो आपको अगर लेटर लिखना आता होगा तो आप 5 नंबर यहाँ से भी आसानी से लिख सकते हैं। बाकी बात ये जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे और एक लेटर आता है, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट भी आता है, तो रिपोर्ट भी लिखने जानते हैं तो सारा का सारा, और यहाँ पे आपका ये यहाँ से आते रहता है। तो ये क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना, एक निबंध लिखना आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से। और सबसे पहली बात है कि आपको तो लेटर लिखना आता ही है, तो लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उस पर निबंध पर और लेटर पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे 5 नंबर वाली बात हो जाती है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मैं बता रहा हूँ कि निबंध और लेटर एकदम कर लीजिए, ताकि आपको ये जो अगला जो क्वेश्चन है ग और घ में आपको ध्यान देना ना पड़े। ऐसे तो आप चारों को चारों करके जाइएगा एग्जाम के समय, लेकिन आपको अगर निबंध लिखना आता है, लेटर अगर लिखना आता है, तो आपका 5 नंबर रखा हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसके माध्यम से आप सभी को किस तरह से एक लेटर लिखना है। ठीक है, चाहे आप किसी अपने मित्र को लिखते हों, चाहे वो किसी शिक्षक को लिखते हैं, चाहे वो कहीं ऑफिस में लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं भी लिखना है, किसी अधिकारी को लिखना है, तो दोनों में पत्र ला दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे खंड ग की, जिसमें आपको एक व्याख्या करना है। तो व्याख्या का भी आपका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में एक व्याख्या बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों मॉडल पेपर में जितने भी व्याख्या है उसे कर लीजिए, क्योंकि व्याख्या बहुत ही ईजी है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लिखना नहीं होता। उसकी जो भी व्याख्या है उसको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका व्याख्या का उत्तर देना, तो दोनों में से किसी एक का ही देना, जो कि आपको 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला का नंबर का, रिश्ते हैं लेकिन, ठीक है, खुलते नहीं है, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते। ठीक है, और भाषा की
गुन्ना सी ताले के खोलते। तो ये आपका है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो बस इसी का व्याख्या करना है। तो ठीक है, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसका उत्तर क्या होता है कि बताया जा रहा है कि हमारे परिवार के सदस्यों के बीच, ठीक है, रिश्ता तो है परंतु वह खुलता नहीं है। रिश्ता तो है लेकिन वह खुलता नहीं है। इसमें जंग लग गया है और हमारे खून में इतना लोहा भी नहीं है कि उससे एक चाबी बनवाकर रिश्ते के ताले को खोल सके। अर्थात गरीबी के कारण वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, ठीक है। और कवि के शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि वह धन का अर्जन कर परिवार के लिए कुछ कर सके। यानी कि बात यहाँ पे बताया जा रही गरीबी की। गरीबी के कारण से वो लोग अपनी बात को एक दूसरे को रख नहीं सकते हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो मेन रीज़न यहाँ पे क्या हो जाता है, गरीबी, ठीक है। तो यही बात है आपका इस व्याख्या में। तो चलिए बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की। और देखिए चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, चौथा में भी यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 3 नंबर आसानी से, एक एक नंबर को ध्यान में रख के हमको एग्जाम में चलना है, ठीक है। एक एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है। तो चलिए बात कर लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की। देखिए चौथा का जो कौन नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कवि नागार्जुन ने महामेघ को झंझालन से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा गया, ठीक है। तो उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर क्या है कि पर्वतीय प्रदेशों में भयंकर ठंड के समय कैलाश के शिखर पर कवि ने बादलों के समूह को तूफान से लड़ते देखा है। प्रायतः पर्वतों में बादल समूह तेज हवाओं से टकरा जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आकाश में भयंकर गर्जना होने लगती है। उन्हें देखकर आभास होता है कि वे लड़ रहे हैं, ठीक है। जब भी वहाँ पर होता है तो इन्हें देख के क्या लगता है कि आपस में लड़ रहे हैं। इसी कारण से कवि ने कहा है कि महामेघ को झंझालन से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, ठीक है। चलिए ये होता है इसका उत्तर। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकती है और क्यों, ठीक है। आंसर देखेंगे क्या है, क्या कि कवि रात भर प्रकाश की आस में भटकता रहता है, ठीक है। किसकी आस में, प्रकाश की आस में रात भर भटकता रहता है। वह चाहता है कि दिन जल्दी हो और प्रकाश फैल जाए, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जहाँ तुझको दूर जाना है कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा मानव को किन किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखेंगे क्या है कि इस कविता में कवयित्री मानव को आंधी तूफान भूकंप की चिंता ना करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों को त्याग कर समस्त दुखों, ठीक है, भोग विलापों को छोड़कर समस्त कष्टों को भूलकर कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हुए प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो कवि हैं वो बता रहे हैं कितने भी कठिनाइयाँ आ जाएं आपके जीवन में, कितने भी कष्ट आएँ, सभी को आप समाप्त करते हुए, ध्यान ना देते हुए उन सभी को, अपना जो लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसी का आप सभी को प्रेरणा दे रहा है। आपका जो लक्ष्य है, जो आप चाहते हो, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे कुछ ना देखें, दुनिया क्या बोल रही है उस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है। तो जितने भी आपके कष्ट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, सभी को आप भूलकर अपना जो लक्ष्य है उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसी के माध्यम से कवि बताना चाह रहे थे। तो इन देखिए 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, बाकी बात आपका एक को आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है, ठीक है। तो आंसर देखेंगे क्या आंसर है कि पाठ के, ठीक है, पाठ में लेखक यह शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि भारतीय लोगों में आलस, ठीक है, समा गया है। इस कारण वे काम करने से बचते हैं। यह देखते हुए उन्होंने कहा है कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, ठीक है। वह कहते हैं कि इसके लिए हम सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त आलस को हटाना होगा, ठीक है। अगर हम सभी को अगर तरक्की करना है, अच्छा बनना है, तो सबसे पहले हमको इस आलसीपन को हटाना होगा, ठीक है। भारतीयों ने निकम्मेपन का जो रोग पाल रखा है उससे निजात पाना होगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने से रोकता है, जिससे मनुष्य का और देश का विकास रुक जाता है, ठीक है। अगर आप परिश्रम नहीं करते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं
तो आप भी यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाएंगे और आपका जो देश है ये भी डेवलप नहीं कर पाएगा, यानी कि विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले विकास करने के लिए आपको आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छी प्रकार से होना चाहिए, सभी रूप से। ठीक है, तभी आप, अगर आप विकास करते हैं तो आप करते हैं तो सामान्य तौर पर हमारा देश विकास होगा। जबकि आप होते हैं गाँव के लोग, गांव से एक शहर होता है, शहर से आपका जो राज्य होगा, राज्य अगर विकास करता है तो उस प्रकार से सारा का सारा लोग विकास करेगा। तो अगर आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे। ठीक है, यानी कि आपको देखा देखी भी आदमी प्रयास करता है। तो सबसे पहले आप आलस्य को दूर करें और परिश्रमी बने, यानी कि मेहनती बने और ईमानदार बने। ठीक है, चलिए, तो चलिए बात कर लेते हैं 5वां नंबर का। जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा, वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलने पड़ी, मूलतः वह समस्या क्या थी। ठीक है, तो देखिए, जिन कारणों से सुकिया ने अपने गांव को छोड़ा, वो कारण शहर में आने के भी बाद हो रहा था, तो वो कारण क्या है आपको बताना। तो आंसर देखेंगे, क्या आंसर है कि रोजगार की समस्या को लेकर सुकिया गांव छोड़ा था। तो हम सभी जानते हैं सामान्य तौर पर जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं, मजदूर जो होते हैं पैसे के लिए करते हैं, तो वो रोजगार के तलाश में अपना गांव छोड़ा था। ठीक है, परंतु शहर में भट्ठे में आकर भी उसी आमदनी अच्छी नहीं होती थी, और शहर में आने के बाद भी उसकी जो आमदनी थी अच्छी नहीं थी। वे दिहाड़ी मजदूर थे। बेहतर जीवन को दूर अपना गुजारा भी सुखिया और मानो किसी तरह कर पाते थे। ठीक है, अंत में मजबूर होकर उन्हें भट्ठे की मजदूरी भी छोड़नी पड़ी, और फिर वे रोजगार की समस्या अपने सामने थी। ठीक है, उसके सामने थी। यानी कि देखिए, कुछ समस्याएं आ गई, ऐसे समस्या जो अगर आप सभी बुक को पढ़ा हो, चाहे वो कहानी को पढ़ा हो, तो आप सभी जानते हैं कि लास्ट में मजबूर होने के बाद जो उनका जो क्या नाम था, जो मालिक था, मालिक जो होता है ना सूबे सिंह, उसके लिए कुछ समस्या हो रही थी, तो जिस कारण से उसको वो भट्टा छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जो दाम्पत्य जीवन जीवन यानी जो वो जो हस्बैंड वाइफ थे, तो आज के जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए क्या प्रेरणा रहता है वो आपको बताना है। तो आंसर देखिए, यहाँ पे आप लिखिए आंसर। ये तो आपका क्वेश्चन फिर से आपका टाइपिंग हो गया है। तो आंसर यहाँ पे है कि ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले, ठीक है, को शिक्षित किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना जो उसका पत्नी है उस पत्नी को शिक्षित किया, सबसे पहले पढ़ाया लिखाया, तथा क्या किया, स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा करने के लिए वो लग गए। और लेडीज़ों को, जो स्त्रियों को, जो महिलाओं को शिक्षा देना था, जो जिसको शिक्षित करना था, इस कार्य में पूर्ण रूप से वो लोग लग गए। इसके अलावा दोनों ने किसानों और अछूतों के झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को स्कूल भेजने का आग्रह करते थे। उन्होंने क्या किया, जो अछूत होते थे, जिन्हें लोग छूते नहीं थे, जो किसान होते थे, जो नीचे जाति के लोग होते थे, उन सभी के घर जा जाकर ये बताया कि आप सभी इसे स्कूल भेजिए और शिक्षित किए। ठीक है, लोग इस काम के लिए उनका मजाक उड़ाते थे। देखिए, उस समय क्या होता था कि पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए उसे मजाक भी उड़ाते थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और 30 साल के अथक प्रयास के बाद इस मिशन को पूरा किया। ठीक है, जो ज्योतिबा फूले है और सावित्रीबाई फूले हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, समाज में इसको एक अलग दर्जा दिया जाता है। इन सभी का जब इतिहास पढ़ेगा तो बहुत ही मजा आता है। तो देखिए, अथक प्रयासों के बाद ये सफल रहे। ठीक है, अतः हम इनकी इसी एकता को देखते देखते हुए कह सकते हैं कि आज के आधुनिक दाम्पत्य को प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, इन्होंने जिस प्रकार महिला शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम किया, ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा के लिए ये अच्छा काम किया, तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी भी ज्योतिबा फूले अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पढ़िए एक बार, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा नरेंद्र शर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताएं। तो आप सभी सबसे पहले जो रचना है, रचना भी कर लीजिएगा, क्योंकि रचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी 2 नंबर आसानी से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अंधेर नगरी। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनकी पहला रचना हम लोग लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अंधेर नगरी। और नेक्स्ट जो लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे राजा
हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए 2 हो गया। अब बात करेंगे नरेंद्र शर्मा के। देखिए दोनों में से किन्हीं एक का ही लिखना है। तो इनका सबसे पहला हम लोग लिखेंगे प्रभात फेरी। ठीक है, जो प्रभात फेरी है इनका एक लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे मिट्टी और फूल। ठीक है, ये होता है 2। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक ने अपने जिन 5 मित्रों का शब्द चित्र प्रस्तुत किया उसके बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो 5 मित्रों के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पहला जो है आपका मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, ये इत्र बेचने का काम करते थे। ठीक है, इत्र का मतलब होता है सुगंध, यानी कि जो सेंट हम लोग मारते हैं, फॉग वगैरह जो हो गया, ये इत्र बेचने का काम करते थे। इसका कद छोटा था। दूसरा जो है डॉक्टर मनवरी का लड़का सरसद, इसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था। ठीक है, यह गाने और बजाने का शौकीन था। ठीक है, जो ये जो थे गाने और बजाने के शौकीन थे। थर्ड जो तीसरा नंबर है वो है आपका हामिद कन्वर हुसैन। ठीक है, और इसे कुश्ती और दंड वेटकर का शौक था, यानी कि जो कुश्ती वगैरह होता है इसका ये शौक था। चौथा जो होता है आपका अब्बास जी अहमद, इसकी आंखें ठीक है जापानी सी थी। अब्बास की स्वभाव में बिजनेसमैन ठीक है लगता था, स्वभाव से वो किस प्रकार से लगता था, बिजनेसमैन की तरह। पांचवा जो है वो है आपका अब्बास अली, जो फिदा यह वक्त का पाबंद था। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 7वां नंबर का जो अथवा वाला क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार ठीक है उसके किन क्रियाकलापों से व्यक्त होता है वो आपको बताना है। तो सही से उत्तर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मकबूल दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइंग तथा पेंटिंग करने में अपना सारा ध्यान लगाता था। भले वो दुकान में होता था लेकिन वो सारा ध्यान कहाँ लगाता, अपना ड्राइंग में, अपना पेंटिंग में। वह गले का जवानी हिसाब रखता था। इसके साथ वह अपने आसपास व्याप्त ठीक है जीवन को 20 हिस्से में उतारता था। इस तरह वह अपने आसपास आने जाने तथा उठने बैठने के लोगों को के स्केच को बनाता था। ठीक है, वहाँ पे जो भी पार होते थे आते जाते थे उन सभी का स्केच वो बनाता था। इसमें घूंघट ओढ़े मेहतरानी ठीक है पंच वाली पगड़ी पहने तथा गेहूं की बोरी उठाते हुए मजदूर जो भी होता था उनका वो चित्र बनाता था। सीधे के निशान व दाढ़ी से किताबें बेची और आयन पेंटरिंग करना आरंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो फ़िल्म है इसी फ़िल्म ने उसे ऑयल पेंटिंग के लिए प्रेरित किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि चित्रकार वेवेंद्रे के पेंटिंग ठीक है बैकग्राउंड के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और इसका जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेंटिंग है आपका बैकग्राउंड ठीक है पेंटिंग बैकग्राउंड को बेंद्रे साहब ने सन 1933, इस डेट को आप लोग ध्यान रखिए, 1933 में अपने घर पर ही एक कैनवास पर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे भाई को नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया था। इसमें सिर पर हरा रुमाल, कंधे पर कम्बल, हाथ में डंडा इत्यादि था। इस पेंटिंग के लिए बूंदे जो बेंद्रे साहब हैं, बेंद्रे को मुंबई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल प्रदान किया था। ठीक है, और इस पेंटिंग के लिए उन्होंने क्या किया था, उन जो बेंद्रे साहब हैं उनको इसमें आपका चांदी का मेडल भी मिला था। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 8वां नंबर का जो अथवा नंबर क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि किसकी चित्रकारी करने के लिए मकबूल ने बचपन में स्कूल की अपनी किताबें बेच दी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है कि मकबूल ने कोल्हापुर की शांताराम की फिल्म की पोस्टर का ऑयल ठीक है ऑयल पेंटिंग बनाने की सोची, तो उन्होंने ऑयल कलर ठीक है ऑयल कलर और ट्यूब खरीदने के लिए अपने बचपन की स्कूल की किताबें बेच दी। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि आपका पूरा मॉडल पेपर यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं सारा का सारा आपका हो जाता है। जो आपका बचता निबंध और आपका लेटर वो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसी में मिल जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आप सभी ने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैं उसे भी बना दिया हूँ। और टेंशन ना लें, अगर आप सभी 11 के छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका 12 में भी बहुत ही अच्छे प्रकार की यहाँ से तैयारी करवाई जाएगी। 12 में हर एक चीज़ को यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा, एक एक चीज़ हर एक प्रकार से शुरू से लेकर
का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपका एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। और पहला तो आपका मेरा लक्ष्य रहेगा कि आपको 11th अच्छी प्रकार से निकालना है, उसके बाद 12 में हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे प्रकार से एक-एक चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बीच-बीच में आप सभी को टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबसे पहले 11th के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, बाद में 12 में जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।